प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों से फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के प्रतिपाद्य पर बात करूंगी। आप सब लोग जानते हैं कि 1954 में जब मैला आंचल का प्रकाशन हुआ तो इसके प्रकाशन को एक घटना के रूप में देखा गया। ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व जो उपन्यास लिखे गए उनमें अंचल विशेष की घटनाएं नहीं आईं या अंचल विशेष का प्रतिबिंब उनमें नहीं आया, किंतु जो प्रसिद्धि इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास के रूप में मिली वह अन्य किसी उपन्यास को नहीं मिली। स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु इस उपन्यास को लिखकर इतनी बड़ी लकीर खींच चुके थे उपन्यास लेखन के क्षेत्र में, जिसका अतिक्रमण उन्होंने बाद में कई उपन्यास लिखकर भी नहीं किया। उन्होंने खुद इस उपन्यास को आंचलिक कहा इसकी भूमिका में, और उस समय से इस ढंग के उपन्यास के लिए आंचलिक उपन्यास शब्द का प्रचलन हो गया। और स्वाभाविक है, क्योंकि इसका जो नायक है वह कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि पूर्णिया का एक छोटा सा गांव मेरीगंज है। वही मेरीगंज जहां मार्टिन ने अपनी नवविवाहिता के नाम पर इसका नामकरण मेरीगंज किया, और किसी ग्रामीण ने मेरीगंज की जगह पर इसका पूर्व का नाम लिया तो कोड़े से उसकी पिटाई की। बड़े आह्लाद के साथ वह अपनी नई दुल्हन को लेकर आया और मलेरिया के चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो गई। और तब मार्टिन को लगा कि यहाँ पोस्ट ऑफिस खुलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मलेरिया का सेंटर खुले। लेकिन ऑफिस में भाग दौड़ करते करते वह पागल हो गया, मर गया, लेकिन मलेरिया के लिए कोई रिसर्च सेंटर वहाँ नहीं खुला। जहाँ तक बात है मैला आंचल के प्रतिपाद्य का, तो यह थोड़ा अलग ढंग का उपन्यास है। परंपरागत उपन्यासों के खांचों में फिट करके इसके प्रतिपाद्य पर विमर्श नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम कहें कि इसका नायक है डॉक्टर प्रशांत या नायिका है कमली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं उपन्यासकार ने स्वीकार किया है कि यह जो अंचल है वही अपने आप में इसका नायक है, मुख्य पात्र है। घटनाओं के कोलाज बिखरे पड़े हैं, लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता है। एक सुसंगठित ढांचा इसका नहीं है, एक कोई सुसंगठित फ्रेम इसका नहीं है, किंतु इसमें जो मेरीगंज का जीवन बिखरा पड़ा है वह अपने आप में इतना प्रामाणिक, इतना जीवंत है कि यह उपन्यास पाठकों को बांध लेता है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात कि रेणु ने जन की बात जन की बोली में कही है। यह भी इस उपन्यास के महत्वपूर्ण होने का एक मुख्य कारण है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि इस उपन्यास में नीचे कुछ ऐसे शब्द हैं जो उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित हैं, बोलचाल की भाषा में, उसके अर्थ खरी बोली हिंदी में दिए गए हैं ताकि पाठकों को कोई असुविधा नहीं हो। प्रश्न यह उठता है कि उड़िया उपन्यासकार फकीर मोहन सेनापति ने अपने उपन्यास क्षमाण 8 गुंठ यानी 6 बीघा जमीन में भी उड़ीसा के एक गांव का चित्र खींचा है। उसका नायक है भगिया। प्रेमचंद ने भी अपने उपन्यास गोदान में अवध के एक क्षेत्र को लिया है कथानक के रूप में, लेकिन वह आंचलिक नहीं कहलाता है। उसका नायक होरी है, और प्रेमचंद की लक्ष्य भेदी दृष्टि एक खास जगह पर टिकी हुई है, वह है किसान की समस्या। मुख्य रूप से कहे तो किसानों की ऋण समस्या। और यही कारण है कि जब वे अपने
उपन्यास के विकासक क्रम को बढ़ाते हैं तो वे ज़्यादा देर तक इधर उधर नहीं भटकते हैं, उनकी दृष्टि सीधी रेखा में चलती है, जहां उन्हें पहुंचना है। वहां भी होली का वर्णन है, वहां भी खेत पथार का वर्णन है, गवई गांव की घटनाओं का वर्णन है, लेकिन वह वर्णन इतना ही है जितना अनिवार्य है मुख्य कथा तक पहुंचने के लिए। उसमें उलझते नहीं हैं प्रेमचंद। वहाँ भी होली का वर्णन है जिसमें गोबर है, वह गांव के जमींदारों साहूकारों का मजाक उड़ाता है और 10 रुपये के कर्ज को किस ढंग से 5 रुपये में तब्दील कर दिया जाता है, इसकी चर्चा है उसमें। लेकिन होली के वर्णन में ऐसा नहीं है कि वो 10-5 पृष्ठ लेते चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें कहाँ पहुँचना है। इसके उलट मैला आंचल में हम देखते हैं कि एक प्रसंग का वर्णन है, फिर दूसरे प्रसंग पर पहुंच जाते हैं रेणु, और फिर उसमें रम जाते हैं। कहीं फसलों का वर्णन है तो फसलों की प्रजातियां, उसकी सुगंध, उसकी कटाई का समय, उसकी बुआई का समय, इसी में वे पृष्ठ दर पृष्ठ लिखते चले जाते हैं। कहीं पर गांव की परंपराओं का वर्णन है, पर्व त्योहारों का वर्णन है, मेले ठेले का वर्णन है, ऋतुओं का वर्णन है, मेले में होने वाली कुश्तियों का वर्णन है, तो उसी में वे रम जाते हैं और फिर पृष्ठ दर पृष्ठ इस पर लिखते चले जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि इसमें मानवीय किरदार के लिए जगह नहीं है? नहीं, इसमें तो जीते जागते हार मांस के किरदार बिखरे हुए हैं, ऐसा बिखरे हुए हैं कि जहाँ जहाँ वे हमें छूते हैं हम भाव विगलित हो जाते हैं, और इतना भाव विगलित हो जाते हैं कि इसके बाद रेणु ने एक पर एक उपन्यास लिखे, लेकिन जो बात हम पाते हैं मैला आंचल में, वे बातें हमें उनके परवर्ती उपन्यासों में नहीं मिलती है। जहाँ तक इस उपन्यास के प्रतिपाद्य का विषय है, तो पहले आप यह जान लें कि यह उपन्यास 2 खंडों में है। प्रथम खंड में स्वतंत्रता पूर्व आसन्न पूर्व का वर्णन है, लगभग 1946 का, और दूसरे खंड में स्वतंत्रता के बाद का आसन्न बाद का वर्णन है, लगभग 48 तक का। यानी इस उपन्यास का कालखंड 46 से लेकर 48 तक में सीमित है, लेकिन न जाने कितने चित्र, कितनी छवियां, कितने बिंब, कितने भूखे नंगे किरदार हमारे आगे पीछे डोलते रहते हैं, और हमारा मन भी उनके आगे पीछे डोलता रहता है। इस एक उपन्यास में क्या नहीं है? तो क्या हम माने कि इसका जो प्रतिपाद्य है वह ढुलमुल है, संगठित नहीं है, कमजोर है? ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि संपूर्ण उपन्यास में जीवन ही तो बिखरा पड़ा है, और सबसे बड़ा सत्य तो मनुष्य के जीवन का सच है, दूसरा कोई भी सच उसके बाद का है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इस उपन्यास का जो प्रतिपाद्य है वह ढुलमुल है, बिखरा हुआ है, कमजोर है? ऐसा कहकर कहीं न कहीं से हम मानव जीवन के सत्य को नकारेंगे। मर्मस्पर्शी ढंग से दिखाया है रेणु ने कि शासन बदल गया, उपनिवेशीकरण का खात्मा हो गया, अपनी सरकार आई, लेकिन शोषण का चेहरा बदल गया, शोषक नहीं बदला। शोषण तो होता ही रहा, ढंग बदल गया उसका। तब भी सामान्य जो जन हैं वे पीड़ित होते रहे, और स्वतंत्रता के बाद भी वे पीड़ित होते रहे। कभी कभी तो लगता है कि ज़्यादा पीड़ित होते रहे। आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक जगह जब कहा जाता है कि सुराज मिल गया, तो कोई एक पात्र है जो कहता है कि तब अब हमारे गांव में तहसीलदार नहीं रहेंगे। तो गांव का ढांचा कहाँ बदला है? गांव के जीवन में खुशियों का आगमन कहाँ से हुआ है? कभी आपने इस पर विचार किया है? चेहरा बदल जाने से शोषण का ढंग तो नहीं बदल गया ना। तो हुआ यह कि इसको उन्होंने विभिन्न
प्रसंगों के माध्यम से उकेरा है। विभिन्न पात्र आए हैं, विभिन्न घटनाएं आई हैं, बहुत सारे स्त्री पुरुष पात्र आए हैं, कुछ भी तो नहीं छोड़ा है रेणु ने। यहाँ तक कि आज भी डायन का प्रसंग है। आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि फलानी स्त्री को मैला पिला दिया गया, नंगे सड़कों पर नचाया गया, मारपीट भी की गई। और आप देखते हैं उसमें गणेश की नानी है, भली महिला है, वहाँ अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, अशिक्षा है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसके जो उसकी बेटी मर गई, वो देवर देवरानी मर गए और लांछन आया उसके सिर कि यह डाइन है, इसीलिए सबको खा गई। और इसी लांछन के चलते वह अंत में मारी भी जाती है। उसकी मौत स्वाभाविक मौत नहीं है। तो कहाँ बदला है हमारा भारत? मुट्ठी भर लोगों के जीवन बदलने से पूरा भारत तो नहीं बदल गया। हमारा गांव तो अभी भी अशिक्षा और गरीबी की जहालत में फंसा हुआ है। इसीलिए तो कहता है डॉक्टर प्रशांत ना अंत में हताश होकर कि नहीं, यहाँ मलेरिया का मैं पर रिसर्च करने आया हूँ, लेकिन यहाँ तो जबरदस्त जीवाणु हैं, गरीबी के, अशिक्षा के, मैं क्या कर सकता हूँ मलेरिया के रोग का निदान खोज कर भी। इसमें कुछ ऐसे पात्र हैं जिन्हें हम सत पात्र की श्रेणी में रख सकते हैं, कुछ ऐसे महिला चरित्र हैं जिन्हें सत महिला चरित्र के रूप में रख सकते हैं, लेकिन वे हार मांस के मानव ही लगते हैं क्योंकि उनके भी व्यक्तित्व में कुछ त्रुटियां हैं। अंत तक एक ही साबुत चरित्र बचा रह जाता है, गांधी की राह पर चलने वाला बावन दास। उसके चरित्र में कहीं भी हम विचलन नहीं देख सकते हैं। जो विचलन बालदेव में है, जो विचलन कालीचरण में आता है, वह विचलन हम बावन दास में नहीं देखते हैं। क्या नहीं लिखा है इसमें? इसमें राजनीति नहीं है, कि सामाजिक विसंगतियां नहीं हैं, कि ग्रामीण रीति रिवाज नहीं है। एक प्रसंग को उठा लिया जाए तो उस पर घंटों विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि सब इतना जीवंत है कि किसी को नकारा नहीं जा सकता है। फणीश्वरनाथ रेणु झुके हुए थे समाजवाद की तरफ, इतना झुके हुए थे कि उन्हें जब पद्मश्री की उपाधि मिली और उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी स्थितियां सुधरी नहीं हैं, तो उन्होंने विरोध में पद्मश्री की उपाधि लौटा दी थी। और बहुत मानसिक पीड़ा और यंत्रणा से वे गुजरे थे। और यह बावन दास का जो चरित्र है, जो हमारे हृदय पर मानो हथौड़े की चोट करता है, वह कहीं न कहीं से रेणु की मानसिकता का सूचक है कि गांधीवाद आज फैशन की चीज है, गांधीवाद आज पैसे कमाने की चीज है, गांधीवाद आज सुख सुविधा उठाने की चीज है। सामान्यतः जब हम साहित्यकारों के विषय में चर्चा करते हैं या उनकी रचनाओं के विषय में चर्चा करते हैं तो किसी न किसी वाद की चर्चा करते हैं। प्रेमचंद फणीश्वरनाथ रेणु का झुकाव समाजवाद की तरफ था, लेकिन उन्होंने जो यह मैला आंचल लिखा है वह किसी वाद के खाने में फिट करके नहीं लिखा है। वाद के खाने में फिट करके जो लिखी जाने वाली कोई रचना पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है, क्योंकि वह उतने सत्य के उतने ही टुकड़े और खंड को स्वीकार करेगी जितना उसके वाद और उसकी मानसिकता के अनुकूल हो, और बाकी का जो सत्य है वह उसको खारिज कर देता है। मैला आंचल में हम यह बात नहीं देखते हैं। जिस बात को, जिस प्रसंग को, जिस स्थिति को लोग फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल की कमी के रूप में देखते हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं, वह भी जीवन की सच्चाई है। कभी प्रेमचंद के लिए भी कहा गया था कि वे जो लिखते हैं वह जीवन के करीब नहीं है, जीवन में ऐसा होता नहीं है, जीवन में का यथार्थ इतना कठोर है कि ऐसा आदर्श कभी फलित नहीं होता है। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि कभी कभी जीवन का यथार्थ इतना अविश्वसनीय होता है, और वह होता है, सच होता है, लेकिन वह इतना अविश्वसनीय होता है कि आदर्शवाद से अधिक अविश्वसनीय होने लगता है। जैसे सामान्य पाठक और आलोचक कहते हैं कि
विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार हैं उस गांव के, वे बाद में अपनी जमीन अपने रैयतों के बीच में बांट देते हैं और यह पाठकों या आलोचकों के गले में नहीं उतरता है। लेकिन यह भी एक प्रसंग है, इसके प्रतिपाद्य में इसकी भी जगह है। कुछ कमियां हैं इस उपन्यास में, जैसे आदिवासी संथालों का वर्णन है, लेकिन जितना स्पेस रेणु ने ग्रामीण के जन को दिया है, सामान्य जन को दिया है, उतना आदिवासियों को उन्होंने स्पेस इस उपन्यास में नहीं दिया है। लगता है ऊपर ही ऊपर वे तैरते चले गए हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर प्रशांत, जिसे हम एक आदर्श पात्र के रूप में देखते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि वही इस उपन्यास का नायक है, वह भी अपनी सहानुभूति रखता है संथालों से, लेकिन कोरी सहानुभूति रखता है। व्यावहारिक स्तर पर वह उसके लिए कहाँ क्या करता है, कुछ भी तो नहीं। स्वतंत्र भारत में वह जेल जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का होने के कारण, यही इल्जाम उस पर लगाया जाता है। क्या बदला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? कर्मकांड चलित्र जो है उसके लिए जो वारंट जारी हुआ, वह वारंट नहीं खारिज किया गया। डॉक्टर प्रशांत को जेल भेज दिया गया। ग्रामीण वासियों और संथालों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसमें सारे के सारे जेल गए संथाल, और जो ग्रामवासी थे उनमें से कोई भी जेल नहीं गया। यानी यहाँ भी भेदभाव है, गरीबों के भी भेदभाव है। वहाँ के जो मुख्य बासिंदे थे उन्होंने भी हत्याएं की उस मारपीट में, उस संघर्ष में, लेकिन उनमें से किसी को जेल नहीं हुआ। और संथालों को दामुल हौज यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और यह सब कब हुआ? यह सब स्वतंत्र भारत में हुआ। जब भारत आज़ाद हो गया तो सवाल यह उठता है कि सीमित अवधि को लिया है फणीश्वर नाथ रेणु ने, 1946 से 48 के बीच की अवधि को उन्होंने लिया है, लेकिन इस अवधि में ही उन्होंने जीवन का कोई कोना छोड़ा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आंचलिक उपन्यास माना जाता है सिर्फ अपनी भाषा के चलते, नहीं तो आंचलिक उपन्यास कहने का कोई कारण नहीं दिखता है। लेकिन नहीं, सिर्फ आंचलिक शब्दों की प्रयुक्ति के कारण ही यह आंचलिक उपन्यास नहीं है, क्योंकि मेरीगंज का संपूर्ण अंचल इसमें बिखरा पड़ा है। कबीरहा मठ की चर्चा है, गांव के 12 बरन की चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा है कायथ टोला की, यादव टोला की और सिंह टोला की, विश्वनाथ प्रसाद की, राम कृपाल सिंह की और खिलावन यादव की। यहाँ भी भेदभाव है, और यह भेदभाव रेणु का गढ़ा हुआ भेदभाव नहीं है। उन्होंने जो देखा, जो सुना और जो समझा, उसे ही तो उन्होंने चित्रित किया। इसका नाम उन्होंने रखा मैला आंचल। पंत की कविता की एक पंक्ति है, धूल भरा मैला सा आंचल। और यह जो इसका शीर्षक है इस उपन्यास का, बिल्कुल सटीक है। कहने के लिए वह गांव है, लेकिन वह मैला सा भारत माता का मैला सा आंचल ही है। जिस बावन दास ने अपनी जिंदगी खपा दी, जिसे महात्मा गांधी भी प्यार करते थे और आदर देते थे, वह बावन दास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छटपटा रहा है। लोग उल्लास मना रहे हैं, भारत माता की मूर्ति बनाकर हाथी पर घुमाया जा रहा है, और वह छटपटा रहा है, बेचैन हो रहा है। कहता है, भारत माता अब भी जार बेजार रो रही है। बार बार कहता है, बेचैन हो कर कहता है, भारत माता जार बेजार रो रही है। और बावन दास, जो जीवन भर जिसने त्याग किया, जिसने पीठ पर चोट सही ब्रिटिश शासन के समय, जेल में रहा, महात्मा गांधी के विचारों से जो पूरा ऊपर से नीचे तक स्नात रहा, वह कहता है अब कि थोड़ा, जब लक्ष्मी कहती है कि बावन दास बेचैन लग रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, ढंग धर रहा है। और
बावन दास को लगता है कि अब गांधीवाद की जगह इसमें नहीं है। तमाम पार्टियों की चर्चा की है फणीश्वर नाथ रेणु ने, वह कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो राष्ट्रवादी पार्टी आरएसएस की पार्टी हो, उन्होंने सबकी चर्चा की है। लेकिन यह भी तो दिखाया है कि ये भारतीय कांग्रेस की स्थापना तो हो चुकी थी ब्रिटिश हुकूमत के समय में ही, इसलिए शासन करने की सीख तो उसने ब्रिटिश हुकूमत से ली, और वह कहाँ बदला है। अगर वह बदलता तो स्मगलर दुलार चंद कापरा कांग्रेस का नेता नहीं होता। वह दुलार चंद कापरा जो देश की स्वतंत्रता के बाद जब गांधी जी की हत्या की जाती है और गांव वाले उनके श्राद्ध का भोज जिस दिन करता है, उस दिन उसकी 50 बैलगाड़ियां स्मगलिंग का सामान ढोकर जा रही हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक। यह खबर मिलती है बावन दास को, और वह अपने वे तमाम पत्र जो महात्मा गांधी ने लिखे थे उन्हें पूरे विश्वास के साथ दे देता है बालदेव को, और कहता है कि इन्हें संभाल कर रखिएगा और गांगुली जी को पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की चिट्ठी तुम मेरे पास दे देना। और जब कहती है लक्ष्मी, स्त्री चरित्र में लक्ष्मी का चरित्र बहुत उदात्त है, ज्यादा पढ़ी लिखी हुआ नहीं है, किशोरावस्था से ही उसका यौन शोषण होने लगा था। बूढ़ा सेवादास जो उसका महंत है, उसके दादा की उम्र था उसका यौन शोषण करता है। रामदास भी उसकी अनुपस्थिति में उसका यौन शोषण करता है। कितना उदार चरित्र है उसका। कम पढ़ा लिखा होना ही शायद उसके लिए वरदान है कि वह माफ करते जाती हैं इन सबों को। ऐसा नहीं है कि उसमें आत्मबल नहीं है या आत्माभिमान नहीं है। जब लक्ष्मण दास कहता है कि मैं अब यहाँ का महंत होऊंगा, तो कहते हैं कि यार जा तुम्हारे जैसा बिल्टा साधु दिन रात यहाँ पड़े रहते हैं, तू बनेगा यहाँ का महंत और तू रामदास को गाली देगा। तुम्हारे जैसा 20 बिल्टा साधु को यह रोज खाना खिलाएगा। और बालदेव को आदर्श चरित्र के रूप में निरूपित किया गया है। लेकिन पता नहीं क्यों परवर्ती काल में जब देश स्वतंत्र हो जाता है, तब उनके चरित्र का विचलन मन को दुखी करता है। एक तो वे बावन दास की चिट्ठी गांगुली को नहीं देते हैं। गांगुली जब पूछता है कि बावन दास ने कोई चिट्ठी दी है, तो वह साफ झूठ बोल जाता है, नहीं कोई चिट्ठी नहीं दी है। और जब लक्ष्मी कहती है कि ये चिट्ठी तुम गांगुली को दे देना, तो वह कहता है कि चलो दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़ना चाहिए। ढंग धरता है वह बावन दास जो है सो। और उसके मन में क्या चल रहा है? उसके मन में चल रहा है कि अगर बावन दास की चिट्ठी गांगुली दा को दे दी गई तो हो सकता है दिल्ली से उसका बुलावा हो जाए, कहीं वह मंत्री ही ना बन जाए। यानी लिप्सा अब बावन दास के इसके बालदेव के मन में जग पड़ी है। जो बालदेव कुर्बान था देश के लिए, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके भी मन में लोभ और लिप्सा की भावना आ गई है। इतना ही नहीं, वह उसके पत्र को, बावन दास के पत्र को चुपचाप जलाने जा रहा था कि कूद पड़ी लक्ष्मी। अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करते हुए उसने उन पत्रों को बचा लिया। यहाँ लक्ष्मी के चरित्र की उदात्तता देखने को मिलती है। यानी शरीर गंदा हो तो हो, मन उसका कितना उजला है, चांदी की तरह साफ और सुथरा। और पराकाष्ठा है कि जिस दिन श्राद्ध का भोज हो रहा है, दुलार चंद कापरा कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर, सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ मिलकर मुड़ंगिया दारू पी रहा है और मुर्गी की टांग कर करा रहा है और इशारे से पूछता है कि 2 टांग की मुर्गी मिलेगी या नहीं। जब कहता है रसोइया कि आज श्राद्ध भोज है महात्मा गांधी का, आज देह व्यापार करने वाली भी उस श्राद्ध भोज में शामिल होने गई है, तो लानत बरसाने को मन करता है देश के स्वतंत्र नागरिक पर, जो कहता है कि बेकार हो गया यह मुर्गा, से क्या होगा, मुर्गा से थोड़े गर्मी मिलेगी। तो मनुष्य
कितना नीचे गिर सकता है इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। यह कहीं से कोई अविश्वसनीय चरित्र नहीं लगता है। इसलिए गांव में होली के समय अगर जोर जोर के जोगीरा गाता है गांव का लोग, तो कितना सच के कितना करीब है। चरखा कातो खद्दर पहनो रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती बोल सुराजी बोली, जोगी जी सर। नब्ज पहचानता है ग्रामीण जन, भोला वाला जन, कहाँ क्या हो रहा है इसका अनुभव उसे होता है। डॉक्टर प्रशांत ने एक बार तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद से पूछा कि ये जो विरापत नाच ये लोग कर रहे हैं, तो ये सब जो नई नई बातें आ रही हैं, इसमें तुकबंदी हो रही है, इन्होंने कहाँ से सुना सीखा? तो हंसने लगते हैं विश्वनाथ प्रसाद। अरे कहाँ से सुनेंगे सीखेंगे, रोपनी कर रहे हैं, डोबनी कर रहे हैं, खेत में हल चला रहे हैं और सीख रहे हैं, तुक जोड़ रहे हैं, इसमें क्या बात है? और आश्चर्यचकित है प्रशांत। और इस उपन्यास का चरम बिंदु वहाँ है जहाँ एक गुप्त सूचना के आधार पर, जहाँ स्मगलिंग की 50 बैलगाड़ियाँ पहुँचनी है भारत पाकिस्तान के सीमा पर, वहाँ वह पहुँच जाता है और ठीक बीच सड़क पर खड़ा हो जाता है। गाड़ीवान जाता है, पुलिस का एक आदमी जाता है जो मिला हुआ है दुलारचंद कापरा के साथ, और कहता है कि सर अब तो बावन दास आ गया। बावन दास की महिमा से सब परिचित है, उसके मनोबल से सब परिचित है, देश परतंत्र भारत में उसकी क्या इज्जत थी, क्या शान थी, इससे सब परिचित हैं। इसलिए वह घबरा कर दुलारचंद कापरा के पास पहुंचता है और वह कहता है मैं पंजाबी हूं, आप लोग अपना समझिए। और वह पहुंच जाता है वहां, और देखिए कि जितनी आसानी से उसने मुर्गे की हड्डी करकराई थी, उतनी ही आसानी से उस बैलगाड़ी के नीचे बावन दास की हड्डियां करकरा दी जाती हैं। वह नहीं हटता है, बैल भी छिनक कर सड़क किनारे चले जाते हैं, उस पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और मनुष्य पशु से भी बदतर, वह पूंछ उमेटता है दुलारचंद कापरा स्वयं बैल की, और कट से आवाज होती है, बैल की पूंछ टूटती है, बैल घबरा कर भागता है। फिर भी उसकी नीयत नहीं है कि वह बीच सड़क पर खड़े बावन दास पर चढ़ जाए। बावन दास लड़खड़ा कर गिरता है और पहिए के ठीक नीचे गिरता है। माँ बापू यही बोलता है, उसकी हड्डी करकरा जाती है। और कितना साम्य है, वो उससे भी आसान है मुर्गे की हड्डी कुरकुराने से। उसमें भी उस रसोइये को थोड़ी मेहनत पड़ी थी, उतनी भी मेहनत बावन दास की हड्डी करकराने में दुलारचंद कापरा को, जो कांग्रेस का नेता बना है, नहीं लगी थी। और मिल के वे लोग उसकी लाश को, उसके झोले को, उसकी खंजड़ी को जाकर फेंक देते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर, नागर नदी के उस पार पाकिस्तान की सीमा में। सुबह में गश्त लगाते हैं पाकिस्तानी सेना के जो सीमा पर जो तैनात हैं वे सिपाही, और कहते हैं उसको कौन नहीं जानता है बावन दास को। और कहता है कि अरे ये तो बावन दास की खंजड़ी लगती है, उसका झोला लगता है, अरे चले चलो फेंको इसको बीच नदी में। बीच नदी में उसकी लाश को फेंकता है और कहता है, खंजड़ी भी फेंक देता है और कहता है अब बोलते रहो श्री सीताराम सीताराम। कहता है, कैसी व्यंग्यात्मकता है, कैसी ध्वनि इससे निश्रित हो रही है। और कहता है कि झोले को टांग दो उस पार भारत की सीमा में पीर पर। 1 महीने के बाद दुलारचंद कापरा आता है और देखता है कि झोला वैसे ही टंगा हुआ है, तो झोले को वह वहाँ से उतार कर फेंकता है। वह सोचता है कि बावन दास के झोले को तो सब पहचानता है, इसलिए फेंक देना उचित है। लेकिन उस झोले का एक चिथड़ा उस पर अटका रह जाता है। और उसके बाद वहाँ जो दुखी स्त्रियां गांव की आती हैं, वहाँ जब भी उन पर कोई कष्ट आता है तो मन्नत मानने के लिए एक चिथड़ा उस पर वे बांध देती हैं कि वो चिथड़ा पीर कहा जाता है। वह वृक्ष जहाँ अपनी मन्नत पूरी करने के लिए चिथड़ा बांध दी जाती है कि अगर मन्नत पूरी हो गई तो नया चिथड़ा चढ़ाऊंगी तुम पर। तो कहा जाता है कि इसका अंत
फणीश्वर नाथ रेणु ने सही ढंग से नहीं किया है। इसका अंत वहीं हो जाना चाहिए जहां बैलगाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया गया बावन दास का। लेकिन उसके बाद वर्णन होता है कि प्रशांत पहुंचता है जेल से, वह बिन ब्याही माँ बनती है, उसे पति का दर्जा दिया जाता है, बच्चे को बाप का नाम दिया जाता है और बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो आम राय है कि यह घटना अगर बाद में नहीं आती, वहीं पर बावन दास की मृत्यु के साथ, हत्या के साथ अगर यह उपन्यास समाप्त हो जाता तो ज़्यादा प्रभावी होता। लेकिन शायद अंतिम पंक्ति पर लोगों का ध्यान जाता है कि नहीं, जहाँ वह लिखा हुआ है कि चिथड़ा पीर पर फिर एक स्त्री आई है और अपना मन्नत पूरा करने के लिए उस पर एक चिथड़ा बांध गई है। राजघाट पर भी तो देश और विदेश के जितने लोग आते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। और यहाँ बावन दास के का झोला जहाँ टंगा था वहाँ भी लोग, ग्रामीण स्त्रियाँ अपना माथा टेकने जाती हैं और चिथड़िया पीर कह के पूजती हैं और एक चिथड़ा चढ़ाती हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। कहीं न कहीं से इन दोनों का अंतर संबंध है।